क्या हो अगर मैं कहूं कि इस वक्त जिस कमरे में हम बैठे हैं, जो आवाजें हम सुन रहे हैं, और यहाँ तक कि जिन हाथों से चीजें पकड़ी हुई हैं, वो सब असल में सच नहीं है। अच्छा, ये सुनने में तो किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग लग रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या हो अगर ये सारी दुनिया बस एक मति भ्रम हो, मतलब एक हेलुसिनेशन हो, जो हमारे दिमाग ने बस अगले कुछ सेकंड तक जिंदा रहने के लिए अभी अभी करा है। देखिए, भले ये कोई फिल्म की कहानी लगे, लेकिन असल में ये मॉडर्न न्यूरोसाइंस की सबसे ठोस और हैरान कर देने वाली सच्चाई है। सही बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम दुनिया को वैसा ही देख रहे हैं जैसी वो है। हाँ, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा अजीब और जटिल है। और आज की इस गहरी चर्चा का मकसद इसी अजीबोगरीब सच्चाई से पर्दा उठाना है। तो आज का विषय है मानव मस्तिष्क, वास्तविकता और हमारे अस्तित्व की बुनियादी प्रकृति। बिल्कुल, और इसके लिए हम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा उद्धृत किए जाने वाले, मतलब मोस्ट साइटेड न्यूरोसाइंटिस्ट्स में से एक, कार्ल फ्रिस्टन के विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, कार्ल फ्रिस्टन, उनका एक सिद्धांत है फ्री एनर्जी प्रिंसिपल, जिसने सच में भौतिकी, मनोविज्ञान और जीव विज्ञान की दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। हाँ, ये सिर्फ न्यूरोसाइंस तक सीमित नहीं है, ये दर्शन शास्त्र और भौतिकी का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और उस पुरानी धारणा को तोड़ते हैं कि हमारी आंखें किसी हाईटेक कैमरे के लेंस की तरह काम करती हैं। कैमरे वाला ये विचार ना बहुत ही आरामदायक है। हमें लगता है कि हमारा दिमाग एक मेमोरी कार्ड है और आंखें लेंस है। हाँ, जो बस बाहर की दुनिया की एकदम सटीक तस्वीर खींचकर अंदर भेज रही हैं। बिल्कुल, इस पुरानी धारणा को आउटसाइड इन सोच कहा जाता है, मतलब बाहर की दुनिया सीधे हमारे अंदर आ रही है। लेकिन विज्ञान अब इसे नहीं मानता है ना। वॉन हेल्महोल्ट्ज जैसे वैज्ञानिकों का काम ये साबित करता है कि ये सोच पूरी तरह गलत है। तो फिर असल में होता क्या है? हमारा दिमाग दरअसल इनसाइड आउट काम करता है। इनसाइड आउट मतलब बाहर से कुछ अंदर नहीं आ रहा, बल्कि अंदर से बाहर जा रहा है। हाँ, लगभग वैसा ही। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। क्या ये ऐसा है जैसे कोई पायलट घने कोहरे में हवाई जहाज उड़ा रहा हो? ये एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। मतलब उसे कॉकपिट के शीशे से बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, वो सिर्फ अपने डैशबोर्ड के मीटर, रडार और सुइयों को देखकर अपने दिमाग में बाहर की दुनिया का एक नक्शा बना रहा है कि पहाड़ कहाँ होगा या रनवे कहाँ है। बिल्कुल सटीक। हमारा दिमाग उस पायलट की तरह ही एक पूरी तरह से अंधेरे बक्से में बंद है। यानी हमारी खोपड़ी में? हाँ, उस जासूस या पायलट ने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी है। उसे केवल कुछ अजीबोगरीब सुराग मिल रहे हैं। सुराग जैसे कि हमारी आंखों, कानों और त्वचा से आने वाले बिजली के झटके या न्यूरल सिग्नल। अब उस अंधेरे बक्से में बैठे बैठे ही उसे पूरी कहानी का अनुमान लगाना है। तो वो बाहर के डेटा को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है? नहीं, दिमाग बाहर से आने वाली डेटा को रिकॉर्ड नहीं करता, वो उस डेटा को समझाने के लिए खुद एक कहानी या परिकल्पना गढ़ता है। अरे, तो जो दुनिया मैं अभी देख रहा हूँ वो दुनिया नहीं है, बल्कि मेरे दिमाग की वो कहानी है जो उसे सबसे ज्यादा सही लग रही है। हाँ, बिल्कुल। इसे हेल्महोल्ट्ज ने अचेतन अनुमान या अनकॉन्शियस इन्फरेंस कहा था। अनकॉन्शियस इन्फरेंस? हाँ, हमारा दिमाग लगातार अनुमान लगा रहा है। अगर बाहर से आने वाले सुराग दिमाग की कहानी से मेल खाते हैं तो हमें लगता है कि हम वास्तविकता देख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है। पूछिए। अगर हमारा दिमाग इतनी मेहनत से कहानियां गढ़ रहा है और वास्तविकता से इतना कटा हुआ है, तो मतलब इसकी जरूरत ही क्या है? प्रकृति ने हमें सीधे दुनिया से क्यों नहीं जोड़ दिया? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि अगर हम सीधे दुनिया से जुड़ जाते तो हम उसी दुनिया का हिस्सा बनकर रह जाते। मैं समझा नहीं। देखिए, अगर हम उस ब्रह्मांडीय सूप से या प्रीमॉर्डियल सूप से सीधे तौर पर जुड़ जाते तो हम उसी में घुल जाते। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स की वजह से? बिल्कुल। भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार, खासकर थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम के अनुसार, ब्रह्मांड में हर चीज बिखरने या अराजकता की ओर बढ़ रही है, जिसे एंट्रोपी कहते हैं। हाँ, हर चीज बिखर रही है। तो अगर हमारे और बाहर की दुनिया के बीच कोई सीमा नहीं होगी तो हमारे परमाणु ब्रह्मांड में बिखर जाएंगे। तो अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये पर्दा जरूरी है? हाँ, ये भौतिक रूप से जरूरी है कि एक पर्दा या सीमा हो। रुको, तो क्या ये पर्दा वास्तविकता का कोई इम्यून सिस्टम है या किसी नाइट क्लब के बाउंसर की तरह जो तय करता है कि अंदर क्या आएगा और क्या नहीं? ये बाउंसर वाली तुलना काफी हद तक सही दिशा में है। अच्छा। विज्ञान और गणित की भाषा में इस बाउंसर या सीमा को मार्कोव ब्लैंकेट कहा जाता है। मार्कोव ब्लैंकेट,
नाम तो बहुत तकनीकी लगता है। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट सरल है। ये एक सांख्यिकीय सीमा है, मतलब कोई ईंट की दीवार नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये सूचनाओं के आदान प्रदान की एक गणितीय सीमा है। यह देखने वाले यानी ऑब्जर्वर को देखी जाने वाली चीज से अलग करती है। क्या आप इसे थोड़ा और आसान बना सकती हैं? मतलब ये ब्लैंकेट भौतिक रूप से कैसे बचाता है? जरूर। इसे ऐसे सोचिए, एक अकेली कोशिका या सेल को लीजिए। ठीक है। उस कोशिका की बाहरी झिल्ली उसका मार्कोव ब्लैंकेट है। वह झिल्ली कोशिका के अंदर की रासायनिक प्रक्रियाओं को बाहर के अराजक पानी से अलग रखती है। हाँ, अगर वो फट जाए तो कोशिका मर जाएगी? बिल्कुल, अंदर का रसायन बाहर मिल जाएगा। इसी तरह सचेत इंसानों के स्तर पर हमारी त्वचा, हमारी इंद्रियां सब मिलकर एक मार्कोव ब्लैंकेट बनाती हैं, जो हमें ब्रह्मांड में घुलने से रोकती है। हाँ, ये सीमारी है जो तय करती है कि हम क्या हैं और बाहर की दुनिया क्या है। बिना इसके मैं जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। एकदम सही। ठीक है, मैं समझ गया। मतलब मैं एक अंधेरे कमरे में बंद पायलट हूं और मेरा शरीर एक मार्कोव ब्लैंकेट है। लेकिन जिंदा रहने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं बस अंधेरे में बैठकर कहानियां तो नहीं बना सकता। जाहिर है। मुझे नेविगेट करना है, खतरे से बचना है। इस ब्लैंकेट के अंदर बैठकर दिमाग की मुख्य रणनीति क्या होती है? और यहीं पर कार्ल फ्रिस्टन का फ्री एनर्जी प्रिंसिपल सामने आता है। ये एक नए प्रकार की भौतिकी है जिसे संवेदना की भौतिकी कहा जाता है। हाँ, फिजिक्स ऑफ सेंटियंस। ये सिद्धांत कहता है कि मार्कोव ब्लैंकेट के अंदर जो भी चीज अपना अस्तित्व बनाए रखती है वो हमेशा एक ही काम कर रही होती है। और वो क्या है? वो सरप्राइज या अप्रत्याशित घटनाओं से बचने की कोशिश कर रही है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, सरप्राइज से बचना। हाँ, लेकिन अगर दिमाग सिर्फ सरप्राइज से बचना चाहता है तो सबसे आसान तो ये होगा कि हम एक सुरक्षित अंधेरे कमरे में हमेशा के लिए बंद हो जाएं। वहां कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन इंसान तो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, चांद पर जाते हैं। ये तो विरोधाभास लग रहा है। ये बहुत ही शानदार सवाल है। इसे ही डार्क रूम पैराडॉक्स कहा जाता है। डार्क रूम पैराडॉक्स? हाँ, इसका जवाब क्लॉड शैनन के सूचना सिद्धांत और भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन के गणित में छिपा है। अच्छा, कैसे? शैनन के अनुसार किसी भी सिस्टम में सरप्राइज का सीधा मतलब है सूचना यानी इंफॉर्मेशन। ठीक है। और सूचना को प्रोसेस करने में ऊर्जा खर्च होती है। मतलब अगर कोई ऐसी चीज हो जाए जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद ना हो तो मेरे दिमाग को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो मान लीजिए आप जंगल में चल रहे हैं और अचानक सामने शेर आ जाए, तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। हाँ, आपके दिमाग का जो मॉडल था कि जंगल सुरक्षित है वो पूरी तरह गलत साबित हो गया। तो अब दिमाग को तुरंत एक नया मॉडल बनाना होगा। हाँ, कि शेर से कैसे बचें, और इसमें बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च होगी और जान भी जा सकती है। ओह, तो हम फ्री एनर्जी को कम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम असल में अपने अनुमानों की त्रुटि यानी प्रिडिक्शन एरर्स को कम कर रहे हैं। बिल्कुल। हम एक्सप्लोर इसलिए करते हैं ताकि हम दुनिया को अपने लिए ज्यादा अनुमानित बना सकें, मतलब प्रिडिक्टेबल बना सकें। हाँ, जैसे एक बच्चा हर चीज को मुंह में इसलिए डालता है ताकि वो जान सके कि क्या खाया जा सकता है और क्या नहीं। तो हम नई चीजें इसलिए नहीं सीखते कि हमें मजा आता है, बल्कि इसलिए ताकि भविष्य में हमें कोई झटका ना लगे। बिल्कुल सही। हम लगातार जटिलता और सटीकता के बीच एक संतुलन बना रहे हैं। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। लेकिन तब क्या होता है जब दिमाग का ये मॉडल टूट जाता है? मतलब जब ये संतुलन बिगड़ जाता है? तब मानसिक बीमारियां जन्म लेती हैं। इसे समझने के लिए एक क्लासिक उदाहरण है हॉलो मास्क इल्यूजन। हॉलो मास्क इल्यूजन? हाँ, क्या कभी प्लास्टिक का ऐसा मास्क देखा है जो अंदर की ओर धंसा हुआ हो? हाँ, जो पीछे की तरफ से खोखला दिखता है। जब आम लोग उस उल्टे या धंसे हुए चेहरे के मास्क को दूर से देखते हैं तो उनका दिमाग उन्हें वो चेहरा सीधा और उभरा हुआ ही दिखाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में पास एक गहरी मान्यता या प्रायर बिलीफ है कि चेहरे हमेशा बाहर की तरफ उभरे होते हैं। तो हमारा दिमाग आंखों से आ रहे डेटा को इग्नोर कर देता है और अपनी पुरानी कहानी चिपका देता है। ये ऊर्जा बचाने का एक शॉर्टकट है। बिल्कुल। दिमाग हमें धोखा दे रहा है क्योंकि ये सबसे आसान कहानी है। लेकिन जो लोग सिजोफ्रेनिया से पीड़ित होते हैं वो अक्सर इस भ्रम के शिकार नहीं होते। रुको, क्या? हाँ, वे उस मास्क को वैसा ही देखते हैं जैसा वो सच में है, अंदर की ओर धंसा हुआ। अरे, तो क्या सिजोफ्रेनिया वाले लोग वास्तविकता को ज्यादा सटीकता से देखते हैं? ये तो कोई तुक नहीं बनता। ये अजीब लगता है लेकिन यही सच है। सिजोफ्रेनिया वाले व्यक्ति का दिमाग अपने पुराने अनुभवों पर बहुत कम भरोसा करता है और आंखों से आ रहे कच्चे डेटा पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। तो फिर उन्हें मति भ्रम क्यों होते हैं?
ऐसी चीजें क्यों दिखाई देती हैं जो वहां है ही नहीं? क्योंकि जब मॉडल का संतुलन बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है तो दिमाग हर छोटे संवेदी सिग्नल को एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मान लेता है। अच्छा, इसे ही शायद गलत अनुमान या फॉल्स इन्फ्रेंस कहते हैं। हाँ, वे बिना किसी बात के अर्थ निकालने लगते हैं। तो ऑटिज्म के मामले में क्या होता है? वहां भी ट्यूनिंग अलग होती है? हाँ, फ्रिस्टन के अनुसार ऑटिज्म एक ऐसी स्थिति है जहां दिमाग हर संवेदी डेटा को बहुत अधिक वजन देता है। मतलब कोई भी जानकारी नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल, उनके लिए एक टिक टिक करती घड़ी या हल्की सी चमकती ट्यूबलाइट सब एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो दुनिया उनके लिए बहुत अप्रत्याशित हो जाती है। हाँ, और इसीलिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए वे अत्यधिक अनुमानित व्यवहार करते हैं, जैसे एक ही खिलौने से बार बार खेलना, ताकि फ्री एनर्जी कम हो सके। ये नजरिया तो पूरी तरह से बदल देता है चीजों को। ये कोई दिमाग की खराबी नहीं है, बस ट्यूनिंग अलग है। सही कहा। तो क्या हम प्राकृतिक रूप से इस प्रेडिक्शन मशीन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं? नींद में क्या होता है? नींद फ्री एनर्जी प्रिंसिपल का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जब हम सोते हैं, आंखें बंद होती हैं, तो बाहर से कोई नया डेटा नहीं आ रहा होता। तो दिमाग उस खाली समय में क्या करता है? वो अपनी जटिलता को कम करता है, दिन भर में बनाए गए करोड़ों न्यूरल कनेक्शन को हटाता है। मशीन लर्निंग की भाषा में कहें तो ओवरफिटिंग से बचता है। ओवरफिटिंग? जैसे कोई छात्र गणित के सवाल रट ले लेकिन फॉर्मूला ना समझे। बिल्कुल, सोते समय दिमाग कचरा साफ करता है ताकि एक सीधा और सरल फॉर्मूला बच सके, ताकि अगले दिन की तैयारी हो सके। और साइकेडेलिक्स के बारे में क्या? मैंने सुना है कि ये रसायन इंसान को अजीब आकृतियां दिखाते हैं। वे रसायन दिमाग को खराब नहीं करते, बल्कि दिमाग के उच्च स्तरीय प्रायर बिलीफ्स को ढीला कर देते हैं। उदाहरण के लिए? जैसे आपके सामने एक माइक्रोफोन रखा है, दिमाग नहीं चाहता कि वो हर सेकंड इसके रंग आकार का विश्लेषण करे, तो वो एक जिप फाइल बना देता है। अच्छा, एक लेबल लगा देता है माइक्रोफोन का। हाँ, और साइकेडेलिक्स इस जिप फाइल को खोल देते हैं, अनजिप कर देते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या मति भ्रम असली दुनिया है? हाँ, साइकेडेलिक्स मति भ्रम पैदा नहीं करते, बल्कि दुनिया के उस फिल्टर को हटा देते हैं जिसे दिमाग ने ऊर्जा बचाने के लिए लगाया था। बाप रे, हम वास्तविकता के मौलिक टुकड़ों को देखते हैं, बिना फिल्टर वाली दुनिया। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हाँ, कि अगर ये कमरा, रंग, माइक्रोफोन सब गढ़ी हुई कहानियां हैं, तो उस कहानीकार का क्या, मैं का क्या, जो ये सब अनुभव कर रहा है? कार्ल फ्रिस्टन के अनुसार मैं या स्वयं भी सिर्फ एक कहानी है। मैं एक कहानी कैसे हो सकता है? ये ब्रह्मांड को समझाने का सबसे उच्च स्तरीय मॉडल है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे अपनी कोई समझ नहीं होती, उसे सिर्फ एक महासागरीय एहसास होता है। ओशियानिक एहसास। हाँ, मतलब वो और ब्रह्मांड एक ही हैं। मैं की अवधारणा बाद में अनिश्चितताओं को सुलझाने के लिए विकसित होती है। तो ध्यान या साइकेडेलिक्स में जब मैं का ये मॉडल टूट जाता है, तो जो बचता है वो अद्वैत या नॉन ड्यूअलिज्म की स्थिति है, बिना मैं के एक शुद्ध जागरूकता। मतलब हमारी पूरी पहचान सिर्फ एक गणितीय समीकरण है जो सरप्राइज से बचने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन ये हमारे अस्तित्व को कमतर नहीं बनाता। ये दिखाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड से कैसे जुड़े हैं। ये सच में बहुत गहरी बात है। तो आज हमने सीखा कि हम दुनिया को केवल देखते नहीं, हर पल इसकी रचना करते हैं। सब कुछ दिमाग की एक गणितीय सिम्फनी है। बिल्कुल, अराजक सूप में अर्थ और संतुलन खोजने की कोशिश। जाने से पहले एक उत्तेजक विचार, अगर हम एआई और तकनीक से एक ऐसी दुनिया बना लें जहां सब कुछ 100% प्रिडिक्टेबल हो, कोई सरप्राइज ना बचे, तो क्या हमारे दिमाग का विकास वहीं रुक जाएगा? क्या पूर्ण निश्चितता ही मानव चेतना का अंत होगी? ये सच में एक बेहद गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। हम सबको इस पर सोचना चाहिए। अगली बार जब आईने में देखें तो याद रखें कि वो बस आपकी बनाई सबसे बेहतरीन कहानी है। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए।